अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक ब्रांड न्यू एक्सप्रेसो एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं जी। नए दिन की भी आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरे और अच्छे दिनों में आज के दिन का शुमार हो। वेल, प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छी खबर से करते हैं। वो खबर जिसको बहुत सारे लोग जिसे कहते हैं एक बड़ी एंटिसिपेटेड किस्म की खबर थी और वो थी साफ़ी इमरान रियाज के हवाले से। बहुत सारे लोग थे वो फिक्रमंद थे, वो जानना चाह रहे थे और आज हम आपको बताएं कि साफ़ी इमरान रियाज साहब जो कि एक यूट्यूबर हैं और एंकर भी हैं, वापस आ चुके हैं जी घर। ऐसा कहना है सियालकोट पुलिस का और ये उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर कंफर्म किया है। बिल्कुल, साफ़ी और यूट्यूबर इमरान रियाज खान के हवाले से आपको बता रहे तो वो बाजियाब होकर घर पहुंच गए। सियालकोट पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दावा किया है कि इमरान रियाज जो है वो बाजियाब होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। DPO सियालकोट जी हसन इकबाल साहब ने भी कहा है कि साफ़ी इमरान रियाज खान बाजियाब हुए हैं और बाहिफाजत उनको उनके घर पहुंचा दिया गया है। वो इस वक्त अपनी फैमिली के साथ है और साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि FIA की टीम ने रवा साल फरवरी में इमरान रियाज खान को लाहौर से दुबई जाते हुए गिरफ्तार किया था। और इमरान रियाज खान के हवाले से आपको ये भी बताएं कि उनको किसी जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने के ऊपर गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल, और उसके बाद पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पे। खैर अब बाजियाब हो गए, उनके अहले खाना को मुबारकबाद और इमरान साहब को खुद भी हमने कहा आपको बता दें। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े जी, मौसम ने अपनी जिसे कहते हैं करवट लिया, अंगड़ाई ली है और सीजन की पहली बर्फबारी हो चुकी है। इट लुक्स अमेजिंग। जी बिल्कुल, कश्मीर के अंदर रत्ती गली के अंदर स्नोफॉल हुई है और ये कुछ मनाजिर आप देख रहे हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं। और इस वेदर की जो सबसे पहली बर्फबारी होती है ऑब्वियसली वो इट्स अ वेरी डिलाइट साइट एट द एंड ऑफ द डे। बहुत अच्छा लगता है पहाड़ों के ऊपर जब बर्फ जमती है और जब इस तरह से बर्फ वाले मनाजिर हम देखते हैं तो हम भी फ्रेश हो जाते हैं। बिल्कुल, वादी नीलम के ये मनाजिर हैं जहाँ पे ये बर्फबारी हुई है। और इसके अलावा अब ये कितनी हुई है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, पिक्चर से तो हमें लग रहा है कि अच्छी खासा ये पहला स्पेल जो है ये अच्छा खासा स्पेल है। लेकिन खूबसूरत मनाजिर हैं। अगर आपका कोई प्लान है वादी नीलम जाने का, जो कि आखिरी मकाम तकरीबन बनता है, हम अगर पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करें, फिर आगे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे अब अगर आपका जाने का प्लान है तो आपका प्लान अकॉर्डिंग टू दिस वेदर सिचुएशन होना चाहिए ताकि आप किसी परेशानी का शिकार ना हो। बहरहाल द बेस्ट पार्ट इस कि इस सीज़न की पहली बर्फबारी हो गई है सितंबर के एंड के ऊपर। और अब देखते हैं कि किस हद तक ये जो सर्दी का स्पेल है ये प्रोलॉन्ग होता है और किस हद तक इस दफ़ा जो ठंड है वो पड़ती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रूटीन के मुताबिक जो पहली बर्फबारी है उसका आगाज़ हो चुका है और अब वेदर भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। लाहौर में भी कंपैरेटिवली आपके बिजली के बिल्स कुछ कम एक्सपेक्टेड है कि आएंगे अगले महीने से, क्योंकि ACs बंद हुए हैं। पंखों में अच्छी खासी आपको सही मौसम का एहसास होता है। AC में मैंने तो 2-3 दिन से नहीं चलाया। वाह, जबरदस्त बात है, बहुत अच्छी बात है। आई होप कि अगर नहीं चला रही तो उसके आपके तकरीबन 150-200 रुपए अल्लाह करे बिल आएगा। क्योंकि हम थोड़ा सा चलाते हैं बिल उतना ही आता है, कम चलाते हैं तो पता नहीं चलता बिल कम नहीं होता है। ये बहुत बड़ा मसला है। खैर जी, वी हैव अ लॉट टू शेयर विद यू, सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर बात करेंगे गैर मयारी इंजेक्शन से बिनाई मुतासर होने के हवाले से। तो उसके बाद मीडिया पर खबरें नशर हुई तो हुकूमत को होश आया। आप वॉटसन नामी इंजेक्शन में कसूर, मुल्तान और सादिकाबाद में आंखों के मरीजों को लगाए गए और ज़राए के मुताबिक मुतासरीन में जो डायबिटिक पेशेंट्स थे वो भी शामिल थे जिनकी आंखों में जो गैर मयारी इंजेक्शन के इस्तेमाल से इन्फेक्शन हुआ। वाकयात सामने आने पर पंजाब में जो मार्केट से गैर मयारी इंजेक्शन है वो उठा लिए गए, जबकि निगरान वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान कहते हैं कि मामले की शफाफ तहकीकात होंगी। सप्लायर के खिलाफ FIR भी दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जिससे भी गलती हुई उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे पहले जी आपको पता है आशूब चश्म पर कमेटी बनाई गई थी जो 3 दिन में हतमी रिपोर्ट के हवाले से पेश करेगी और आंखों के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी वॉटसन इंजेक्शन तजवीज़ करने से रोक दिया गया है। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और पिछले हमने दिन देखा है आपकी केसेस काफ़ी रिपोर्ट हुए थे, जबकि डॉक्टर जमाल नासिर जो सूबाई वजीर है उनके मुताबिक बनाई जाने के वाकयात पंजाब के कई शहरों में रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल, ये बहुत क्रिमिनल है, बहुत क्रिमिनल एक्ट है। इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बिनाई जाना इट्स इक्विवेलेंट टू आप किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर दें। कुछ लोगों ने इस मामले में बेपनाह मुनाफा कमाने के लिए, ऐसा भी डॉक्टर साहब ने कहा है कि उनकी ज़िंदगियों से, लोगों की ज़िंदगियों से खेला है। कुछ लोग इंजेक्शन पर 1 लाख रुपए कमा रहे थे। पंजाब हुकूमत की जो तहकीकाती कमेटी है इसके कन्वीनर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर असद असलम ये कहते हैं, जबकि मेम्बरान में डॉक्टर जो डायरेक्टर जनरल
पैनल हैं। ड्रग्स कंट्रोल मोहम्मद सुहेल साहब शामिल हैं, म्यू हॉस्पिटल लाहौर के डॉक्टर मोहम्मद मुइन शामिल हैं, लाहौर जनरल हॉस्पिटल की डॉक्टर तैयबा हैं और सर्विसेज हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर मोहसिन भी इसके अंदर शामिल हैं। जो हकायक हैं इनको जानने के लिए इंजेक्शन के नमूने लैब टेस्ट के लिए भिजवाए गए हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इस मौके पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो महकमा सेहत के हुकाम और माहिरीन अमराज चश्म के साथ एक अहम मीटिंग हुई है, इसमें 4 उमूर पर फौरी अमल दरामद का फैसला किया गया है। जो नॉन स्टेरॉइड इंजेक्शन हैं इनकी दस्तयाबी के जिम्मेदारान जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला हुआ है। इसके साथ साथ जो अमराज चश्म के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली एवोस्टिन इंजेक्शन जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसके इस्तेमाल पर क्वालिटी रिपोर्ट आने तक 2 हफ्ते के लिए पाबंदी भी आयद कर दी गई है। इसकी बुनियादी मुहरिकात क्या बनी, क्या इसका मजीद भी कोई नुकसान हो सकता है और क्या तहकीकाती कमेटी वाकई कोई रंग लाएगी, हम इसके मेडिकल एस्पेक्ट से सबसे पहले बात कर लेते हैं। और डॉक्टर साहब हमारे साथ बिल्कुल, प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह तहकीकाती कमेटी के, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया अर्ली इन द मॉर्निंग। ये जो मामला है ऑब्वियसली इट्स अ वेरी क्रिमिनल एक्ट और इसके खिलाफ जो तहकीकाती कमेटी भी बनाई गई है और जो इस पे इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली कहा गया है वज़ीर आला की जानिब से भी, आप क्या अपडेट्स हैं आपको इस तमाम तर मामले को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी आपने रिपोर्ट का बताया कि कल चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की और हमने अपनी तहकीकाती जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है उनको पेश कर दी, तो बुनियादी तौर पर इसमें जो सामने आया है वो है कि जो इन्फेक्शन बेसिकली इन सब पेशेंट में हुई है बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड इंजेक्शन। तो देखिए डॉक्टर्स ने तो, हम एक डॉक्टर तो गलती कर सकता है, 2 कर सकते हैं, लेकिन 20 डॉक्टर इकट्ठे तो नहीं गलती कर सकते। तो हम तो इस इंजेक्शन लगाने के लिए वो ही प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं जो कि एक सफेद मोतिये का ऑपरेशन करने के लिए जो स्टरलाइजेशन के जो वापस हैं वो हम इस्तेमाल करके ये उसी प्रोटोकॉल के तहत लगाया जाता है। तो बेसिकली ये इन्फेक्टेड इंजेक्शन है जो एक तो लाहौर में, बाकी दूसरे शहरों में भी ट्रांसपोर्ट हुए, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी उसको कोल्ड चेन भी मेंटेन नहीं हुई और उसकी स्टरलाइजेशन का भी ख्याल नहीं रखा गया। तो इससे सबब बना कि ये इतने पेशेंट में इन्फेक्शन सामने देखने में आती। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप चूँकि जो तहकीकाती कमेटी है उसकी सरबराही भी कर रहे हैं, अब तक तहकीकाती कमेटी किन खतूत के ऊपर तहकीकात करी और अब तक क्या नताइज सामने आए हैं? एक तो हमने सब ने फैसला किया, बल्कि हुकूमत ने पहले ही एक्शन ले लिया कि जितना जहाँ पर जो इंजेक्शन तैयार हुए थे वो उन्होंने लैब सील कर दी और वहाँ पर जो सैंपल थे सिरिंजेस उनके सैंपल ले लिए, जो वायल्स थी खाली उनके सैंपल ले लिए और जो अनयूज्ड इंजेक्शन थे उनको भी अपने कस्टडी में लेके ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भेज दिया, कल्चर के लिए भेज दिया। तो अब उन रिपोर्ट का इंतजार है, तो इसीलिए 2 हफ्ते के लिए मजीद इंजेक्शन लगाने के लिए ममानत है। जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा। और जिन इंजेक्शन को देखें, सबसे पहले हमारे नजदीक पुअर पेशेंट्स हैं और महंगे महंगे भी इंजेक्शन है, लेकिन ये इंजेक्शन भी उतना इफेक्टिव है जितना एक महंगा इंजेक्शन है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि सीएम साहब को हमने रिक्वेस्ट की कि ये गरीब मरीज जो हैं बेसिकली वो डिप्राइव हो जाएंगे इस ट्रीटमेंट से, क्योंकि आंख के पर्दे पर जो शुगर के असरात हैं बेसिकली उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो उन्होंने हमारे से एग्री किया कि नहीं, गरीबों का बिल्कुल हमें ख्याल रखना है, हम इसको डिप्राइव नहीं करेंगे, लेकिन जब तक क्वालिटी इंश्योरेंस नहीं होगी उस वक्त तक हमें इसको होल्ड करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने खुद भी कहा कि ऑलरेडी इसको रोक दिया गया है मजीद इंजेक्शन लगाने से, लाहौर और मुल्तान में जो इस इंजेक्शन से इफेक्ट हुए मरीज, अगर आप हमें थोड़े नंबर्स दे पाएँ उस हवाले से, और क्या जो ऑलरेडी सप्लाई हो गए हैं ये इंजेक्शन उनको डंप किया गया है या उसके हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, लाहौर में भी तकरीबन 25 हैं पेशेंट, तकरीबन मुल्तान में भी 10 से 12 पेशेंट हैं। सारे पेशेंट जो इस वक्त जो इंजेक्शन हैं उनको जब्त कर लिया गया है। अच्छा, अब सारे जो स्टॉक को मार्केट से भी रिकॉल कर लिया गया है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने फौरन ही एक्शन लिया था, तो वो रिकॉल को इस वक्त ये मजीद ड्रग इस्तेमाल नहीं हो रही आंख में इंजेक्शन लगाने तो डॉक्टर साहब, आपने जो शुरू में एक जुमला कहा कि एक डॉक्टर एट टाइम्स गलत हो सकता है, 20 डॉक्टर्स गलत नहीं हो सकते, एसओपीज एक जैसे ही होते हैं जिनको फॉलो किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो लाए करती है ना कोई इसका रिस्पॉन्सिबल तो है। इब्तदाई इशारे किस जानिब जाते हैं और इन केस अगर
इसमें ये डॉक्टर साहिबान या इसके इस्तेमाल करने वाले इसमें मुजरिम साबित होते हैं या उनकी नाअहली साबित होती है तो फिर उनकी क्या सज़ा होगी जी? लोग अपनी आंखों से महरूम हो गए। मुझे लगता है कि तो किसी की जान जाने के मुतरादिफ इतना बड़ा कसूर है। देखिए, ये बेसिकली जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि बेसिकली ये अनस्टरलाइज्ड और कंटेमिनेटेड इंजेक्शन की वजह से हुआ है। हम रोजाना ऑपरेशन करते हैं, सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं जी। हमें सोल्यूशन तो हम इसी बिलीफ पर करते हैं कि ये स्टरलाइज्ड है। हमें नहीं पता होता कि ये, हम तो इसी बिलीफ पर कि ये स्टरलाइज्ड है तो हम रोजाना ऑपरेशन करते हैं, दर्जनों करते हैं ऑपरेशन। तो ये स्टरलाइज किसने करना होता है डॉक्टर साहब? ये स्टरलाइज्ड इंजेक्शन जो मतलब ये जिन्होंने इंजेक्शन बनाए हैं, जिनको अरेस्ट करने के लिए सीएम साहब ने भी हुक्म जारी किया है कि जिन्होंने बनाए हैं, साथ उन्होंने कहा कि ड्रग इंस्पेक्टर को भी पूछें कि उन्होंने इंजेक्शन की स्टरलाइजेशन के एस्पेक्ट को क्यों नहीं देखा। और बेसिकली ये स्टरलाइजेशन, लैक ऑफ स्टरलाइजेशन की वजह से ही ये कंटेमिनेशन देखने में आई है। साथ कल उन्होंने हमें वाज़ेह डायरेक्शन दिए हैं कि जितने पेशेंट, ये सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर में हुए हैं, पब्लिक सेक्टर में 1 या 2 पेशेंट ही हैं, तो वाज़ेह हदायत है कि इन सारे पेशेंट की। डॉक्टर साहब एक मुख्तसर से जवाब दीजिएगा, देर अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स की जानिब हम जाएंगे। जो लोग इससे मुतासिर हुए हैं जी, क्या उनको भी हुकूमत किसी तरीके से कंपनसेट कर रही है या उनके इलाज के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? उनके लिए, उनके हवाले से जरा बताइए। मैं वही आपको अर्ज कर रहा था कि सीएम साहब ने ये कल हुक्म दिया है कि इन सब मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाए, जितनी मर्जी कॉस्ट है। ऑपरेशन के लिए आंख के अंदर जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जो महंगे से महंगे भी लगने, उन्होंने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये लगाए जाए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर असद असलम हमारे साथ मौजूद थे, सरबराह तहकीकाती कमेटी। उनसे हम बात कर रहे थे कि मौजूदा क्या अपडेट्स हैं और तहकीकाती कमेटी इस हवाले से किन खतूत के ऊपर काम करिए। हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद है। लाहौर से यूसुफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं और मुल्तान से नजीद अंजुम हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों को हम खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया। लाहौर की हवाले से हम जान लेते हैं। यूसुफ अब्बासी, जरा इस हवाले से अपडेट कीजिएगा कि क्या सूरत हाल है, जो लोग जिन पे इस इंजेक्शन का इफेक्ट हुआ है उनकी तादाद कितनी है, आप किस हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ पे किस तरह से इनको ट्रीट किया जा रहा है और मजीद क्या इकदाम हैं इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कल गुज़श्ता रोज़ रात को जो सीएम साहब ने कबीना की मीटिंग की है, उसमें जो फैसले किए गए हैं, जो रिपोर्ट तलब की गई हैं, उस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, बल्कि उठ चुके हैं। और ये एक हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया है कि मजमूई तौर पे जब भी गफलत बरती गई है, मजमूई तौर पे जब भी किसी करप्ट नासर को नज़रअंदाज किया गया है, तो इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए हैं। और जो पहली दफ़ा नहीं हुआ, इसी हफ्ते में 3 ऐसे बड़े वाक़यात हुए हैं, जिनमें से एक हॉस्पिटल के अंदर, लाहौर के एक यकी हॉस्पिटल में जो एक्सपायर मेडिसिन थी उसको रीफ़िल करने का वाक़या हुआ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो कसूर है, वहाँ पे नॉर्मल से लाइन में जो है वो गैर मियारी निकली। और उसके बाद ये अब मसला ये है कि इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि टोटल पेशेंट कितने हैं, वैसे पहले इस पर हम बात कर लेते हैं कि मसला असल में ये है कि वजारत सेहत और महकमा सेहत की ये मुसलसल और बड़ी शदीद किस्म की नेगलिजेंसी है, जिन्होंने इस कदर इजाज़त दे रखी है हर डॉक्टर को, हर क्लिनिक को, हर प्राइवेट हॉस्पिटल को और सरकारी हॉस्पिटल को, कि वो किसी भी दवा को इस्तेमाल करने से पहले उसके ऑथेंटिसिटी को मालूम नहीं करता। ड्रग इंस्पेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है, ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी भी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि जिस डॉक्टर ने ये इंजेक्शन इंजेक्ट किया, उसने किस सोर्स को, किस बुनियाद पे और किस हवाले से उसको तलब किया, और क्या वो वजह थी कि उसने उसी की दवाई को तस्दीक की, उसको मुस्तनद करार दे के इंजेक्ट किया। और दूसरी बात जो सबसे अहम है, जो भी डॉक्टर साहब भी कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब तो भी इंक्वायरी करेंगे, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो कहा जा रहा है कि हम इनकी गरीब लोगों का इलाज करेंगे, ये गरीब लोग हैं ही नहीं। ये तो इशू तब सामने आया है जब एक अमीर इंसान जो एक सियासतदान है, उनके भाई को ये गलत इंजेक्शन लगा और उनको परेशानी हुई और उन्होंने राब्ता करके बताया कि मेरे भाई के साथ ऐसे हुआ, फिर ये एक्ट हुआ है। इसमें गरीब लोग तो हैं ही नहीं, गरीबों को तो दवाइयाँ नहीं मिल रही। अभी हम वैसे सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर के सामने मौजूद हैं, यहाँ पे इस तरह का अभी तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं है, लेकिन मजमूई तौर पे पंजाब में जो इस तरह के पेशेंट डिक्लेयर हुए हैं, उनकी तादाद 68 है, 68, और ये वजारत सेहत की तस्दीक शुदा तादाद है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कल भी हमारी बात हुई, परसों भी बात हुई, कि दोनों वुज़रा जो हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी के डॉक्टर जमाल नासिर और स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के डॉक्टर जवेद अकरम, वो ये कह रहे हैं कि जी अगर कोई किचन में अपने ये रीफिल कर रहा है या इंजेक्शन बना रहा है, तो इसे हमें कैसे पता लगेगा। इसका मतलब है कि आपके चेक एंड बैलेंस का जो
निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पे मफलूज और फेल हो चुका है और आपको गैर जिम्मेदारी भी है और इस हवाले से चाहे गैर जिम्मेदारी भी है। दोनों साहिबान अपने सर से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो इस केयरटेकर सेटअप में इतना वक्त हो चुका है कि ये चाहिए कि ये कौम से ये कौम से माफी मांगे और वॉलंटियरली अपने इस्तीफे दें। बिल्कुल, बहुत सारे लोग किसी भी अगर डेवलप्ड कंट्री के अंदर ये होता तो यकीनी तौर पे इस्तीफे से आगे बात जाती। आप हमारे साथ रहिएगा। हम इस वक्त नशीद अंजुम से बात कर लेते हैं जो कि निश्तर हॉस्पिटल के बाहर हैं। उनसे ज़रा मुल्तान के हवाले से, चूँकि यहाँ पे ज़्यादा इसके हवाले से बात करना बनता है। थैंक यू वेरी मच नशीद, आपके पास क्या अपडेट है, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है इस अहम मामले को लेकर? जी देखें, जैसे कि बताया भी जा रहा है कि मुल्तान में गुज़िश्ता रोज़ डिस्ट्रिक्ट जंग से 3 पेशेंट्स रिपोर्ट हुए जिनको निश्तर अस्पताल के आई वार्ड में रख लिया गया और उनका इलाज भी जारी है। उनकी एक आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो चुकी है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ ही डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के जो CEO हैं डॉक्टर फैसल, उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुल्तान के एक निजी क्लिनिक से भी 7 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं और उनकी भी एक आंख की जो बिनाई है वो मुतासिर हुई है। अब इसके अलावा भी निजी क्लिनिक से 9 मरीजों के बारे में इतलात आ रही हैं कि उनकी भी बिनाई मुतासिर हुई है। लेकिन इसमें सबसे पहले मरहलावार हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर किसकी गफलत है सबसे बड़ी। जिसमें सबसे पहले जो नाम लेना चाहिए वो महकमा सेहत है, जिसके ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं वो कमरों तक महदूद रहते हैं और वो बाहर मॉनिटरिंग इतनी शदीद और इतनी सख्त नहीं करते कि उनको पता ही नहीं चल पाता कि एक गैर मियारी इंजेक्शन किस तरह से निजी क्लिनिक्स के डॉक्टर्स तक पहुंच जाता है, उनमें वेंडर्स कौन है। अब गुज़िश्ता रोज़ से मीडिया ने भी इस मामले को उठाया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद आप गफलत की इंतहा देखिए कि महकमा सेहत मुल्तान के ड्रग इंस्पेक्टर्स ने अब तक उस वेंडर का पता नहीं लगा सके कि मुल्तान में किस मिडल मैन ने ये निजी क्लिनिक्स तक इसको फराहम करवाया उन डॉक्टर्स तक। अब ऐसा जो अभी तहकीकाती कमेटी के जो सरबराह हैं वो भी कह रहे थे कि हमने मुख्तलिफ जो है डॉक्टर्स, एक कसूरवार हो सकता है, 2 हो सकते हैं, लेकिन 5-7 नहीं हो सकते। तो ऐसा ही है कि पंजाब भर में तमाम तकरीबन आई स्पेशलिस्ट जो हैं इस इंजेक्शन का इस्तेमाल डायबिटिक जो आई होती है उसके लिए करते हैं मरीजों में। और ज़्यादातर मुल्तान में जो मरीज़ अफेक्ट हुए हैं उनमें ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो मुल्तान के बड़े पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं और ये इंजेक्शन चूँकि सस्ता दस्तयाब हो जाता है तो डॉक्टर्स भी उनको ये इंजेक्शन फौरी तौर पर लगा भी देते हैं ताकि उन पर ज़्यादा बोझ भी ना पड़े। लेकिन इसी के साथ इसमें हुकूमत का यहाँ पर हुकूमत से एक सवाल और भी बनता है कि वो ड्रैप के ज़रिए उन इंजेक्शंस को मुहैया क्यों नहीं करवाते, मंजूर करवा कर, जो सस्ते हैं। मार्केट में जब एक महंगा इंजेक्शन अवेलेबल होगा, जाहिर है कंज्यूमर उसकी तरफ नहीं जा सकेगा, तो वो फिर सस्ते इंजेक्शन को फौरी तौर पर इलाज के लिए अपने लिए सही समझेगा। अच्छा नशीद, अभी आपने खुद भी कहा कि ऑब्वियसली जिन मरीज जो इससे इफेक्ट हुए हैं उनका ज़्यादातर का ताल्लुक पसमानदा इलाकों से। और अभी जो सरबराह तहकीकाती कमेटी थी वो भी यही कह रहे थे कि चीफ मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन है कि जो लोग जिनको इससे नुकसान हुआ है, जिनका मसला हुआ है, उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। आप जिस हॉस्पिटल में, निश्तर हॉस्पिटल में मौजूद है, क्या अब जो लोग इससे मुतासिर हुए हैं उनके इलाज के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और क्या ये जो इंजेक्शन के बाद उनको इम्पैक्ट आया है ये क्योरेबल है, मुकम्मल तौर पे वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं? आपकी किसी डॉक्टर से बात हुई हो तो? जी बिल्कुल, इस हवाले से निश्तर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं और सरबराह भी हैं शोबा अमराज चशम के, डॉक्टर राशिद कमर राव, उनका कहना यह था कि इनकी एक आंख की जो बिनाई है वो मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो चुकी है, जिसका अब लौट पाने का इम्कान तो बिल्कुल मौजूद नहीं है। लेकिन फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि उनकी आंख की जो ज़ाहिरी साख्त है उसको बहाल किया जाए और उसको बहाल रखा जाए ताकि उनकी आंख किसी भी तरीके से इस कदर ख़राब ना हो जाए कि चेहरे पर उसका एक मुसलसल और हमेशा के लिए एक दाग रह जाए। और उसको कोशिश की जा रही है कि आंख को बचाया जाए, उसकी ज़ाहिरी साख्त को। जबकि बिनाई के हवाले से उनका ये कहना था कि अब बिनाई तो इन 3 मरीजों की कम अज़ कम जो झंग से रिपोर्ट हुए हैं इनकी वापस नहीं आ सकती क्योंकि इसका इम्कान ही मौजूद नहीं है। जब ठीक हो गया। हमारे साथ नशीद अंजुम मौजूद थे मुल्तान से, निश्तर हॉस्पिटल से हमें अपडेट कर रहे थे, और यूसुफ अब्बासी हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने हमें अपडेट किया। जी बिनाई जिन मुतासर हुई है, जिन लोगों की, उनका वापस आने का चांस तो नहीं है, लेकिन आंख को बचाने के हवाले से डॉक्टर्स कह रहे हैं कि साख्त बचाने के लिए कोशिश की जाएगी ताकि ये वैसे बहुत बड़ी एक नेग्लिजेंसी है। तारीख में ऐसे वाकयात बहुत कम हमने सुने, और पाकिस्तान में जहाँ इतने
बड़े अजीबो गरीब वाक़यात हम सुनते रहते हैं मेडिकल हेल्थ को लेकर। ये शदीद नेग्लिजेंस है ऑन बिहाफ ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब का, चाहे वो डॉक्टर जावेद अकरम हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो। दे सपोज टू टेक एन एक्शन, और अगर ये नहीं हो तो अदालतें भी वहाँ पे हैं। मेरे ख्याल में जिन लोगों की आंखें ज़ाया हुई हैं वो बेचारे कहाँ से वापस लेके आएंगे। सो इस पर ज़रूर बनता है कि इनसे सवाल किया जाए। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब सेगमेंट फैशन और फन आपको दिखाते हैं, जिसमें आज निम्रा नासिर हमें एक जैज म्यूजिक बैंड है आवियार कोलिना ट्रियो, इसकी पाकिस्तान में शानदार परफॉर्मेंस हुई है। कैसी परफॉर्मेंस रही है आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ स्पेनिश बैंड हावियर कोलिना ट्रायो से। देखेंगे इनकी लाइव परफॉर्मेंस और साथ ही साथ हमारे लोकल बैंड के परफॉर्मेंसेस भी देखेंगे, क्योंकि आज अलहमरा में लगा है जैज़ म्यूज़िक फेस्टिवल। अच्छा, तो जैसे कि ये जैज़ का इवेंट हो रहा है और इन्होंने कोलैबोरेट किया है शौकत खानम के साथ, जो कि आई एम श्योर कि शौकत खानम जो अपने लैब्स में लगाने वाला है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? Shaukat Khanam sponsors in, or whatever Shaukat Khanam earns, a huge chunk of it goes to their labs services and to the treatment of cancer patients and for the construction of newer hospitals and newer wings. So I actually want to support Shaukat Khanam in that cause. Okay. Because मुझे actually tagline भी बहुत अच्छी लगी शौकत खानम की, कराची हॉस्पिटल की जो नई आई है कि जिम्मा हमारा है actually. हाँ जी, So if each and everyone is not going to contribute in their little ways towards this, हमें एक अच्छी इवनिंग भी मिल रही है। I'm here with a friend of mine. I'm going to spend a lovely time with her, inshallah. But at the same time, I know that my money, a part of my money will be going towards a definite cause. अच्छा, मैं यहाँ पे आई हूँ और मैंने देखा है कि स्पेन से बेसिकली बैंड आके पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहे हैं और पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उसको देख रहे हैं, तो उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा है इससे? आई थिंक इसके दो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर इसके जो हैं वो बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक तो बेनिफिट्स ये है कि एक आपकी जिस वक्त दो कंट्रीज़ के अंदर इस तरह से एक्सचेंज होते हैं, कल्चरल एक्सचेंज, तो उनको इकनॉमिक और एट नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो बेनिफिट है। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप लाहौर जैज़ क्लब के फाउंडर हैं बेसिकली, और ये जॉनरा पाकिस्तान में इतना फेमस नहीं है, लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। सो हाउ डिड यू केम अप विद दिस आइडिया? मुझे जैज़ का शौक़ है, मैं ट्रैवल करता हूँ, दूसरे मुल्कों में भी सुनता हूँ, तो मुझे ख्याल आया कोविड के दौरान कि अब इसको लाहौर में ले आना चाहिए, एंड दैट्स व्हेन आई फाउंडेड द क्लब। सो दिस इज़ आवर सेकंड ईयर। पिछले साल जैज़ फेस्टिवल हमने करवाया था, 5 मुल्कों से बैंड्स आए थे और लोकल बैंड्स भी थे। इस साल ये इवेंट 3 माह होगा, सितंबर में, अक्टूबर में और नवंबर में। ओके, तो लास्ट ईयर कितना चला था ये, लोगों ने कितना पसंद किया था? आई थिंक जैज़ लाहौर में बस जाएगा। आइए नाजरीन, चलते हैं और चल के हावेर से कुछ बातें करते हैं। हाय। Hi, hello. How are you? Fine. Ready for the concert. Okay, so you're going to perform, and are you excited? Yeah, we're gonna play our repertoire. We have the trio. So is this your first time performing here? Well, we performed already in Islamabad and yesterday here in Lahore as well. I came last year also to Islamabad, Karachi as well. Okay, so Pakistan is a very beautiful country itself. So are you planning to visit somewhere northern area or somewhere? I would like the north of Pakistan. You mean? Yeah. I would like, because everybody showed me the Yeah. border, the place is unbelievable, but it's so big. I don't know what Yeah, to and now choose. that you're in Pakistan, I think you should visit Fairy Meadows or Kalash. They are very pretty. Inshallah. Yeah, inshallah. So have you tried some Pakistani foods yet? Yes, a lot. Okay, so what did you try? Like, what did you Yeah. like the most? To me, the lamb. How are you? Very well. What about you? I'm good. That's fantastic. Have you ever been to Pakistan before? No, this is my first time. Oh, this is the first time. This is my 3rd day, 4th day. Okay. So, how did you find it? I love it. Really? Yeah, very different culture from mine, and I love contrasting cultures. I love it. So, are you planning to visit somewhere in Pakistan? I would love to, but unfortunately,
I have to come back Oh, okay. to Spain tonight, in fact. All right. So Yeah. you won't be here tomorrow. I won't be here tomorrow. We won't be here tomorrow. Okay, you all won't be here tomorrow. Yeah, so, yeah. I don't know. You guys should be in Northern because you are in Pakistan right now. So Everybody told us that we You guys should come visit the again, north. Yeah, we have to come again. yeah, you guys have to come again. Please. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? आई एम फाइन। अच्छा, अभी आपने परफॉर्मेंस देखी, आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी है? आई वाज जस्ट अमेज्ड, आई वाज स्टन्ड हाउ मच पीपल कैन डू। अभी आपने परफॉर्मेंस देखी है तो आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी है? आई फील लाइक बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ऐसे वेंचर्स कितने होने चाहिए और कितने ज़रूरी हैं ये? आई फील लाइक यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज एज अ यंग पर्सन आई वुड से कि ये वेंचर्स होने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब जैज़ का आई फील लाइक मैंने पहली दफ़ा इवेंट देखे, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरे अंदर भी एक नई इनोवेशन आ रही है टू डू समथिंग, तो आई थिंक यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है और ऑफनली होने चाहिए, आई थिंक मंथली और वीकली। मुझे तो इनकी परफॉर्मेंस सुन के बहुत मज़ा आया। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेगमेंट और ये परफॉर्मेंस अच्छी लगी होगी। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। मिशन वर्ल्ड कप शुरू होना चाहता है। ऐसा है कि पाकिस्तान की टीम का ऐलान हुआ लेकिन ख़ास तौर पे तनकीद हुई कुछ सिलेक्शन के ऊपर कि चीफ सिलेक्टर साहब ने ये क्या किया, ख़ास तौर पे असद अली को लेकर। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अब हम खिलाड़ियों को हमें बैक करना चाहिए। टीम जो भी सिलेक्ट हुई है अब हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो टीम सिलेक्ट हो चुकी है। लेकिन इस वक्त हमने जिस मौजू पे क्रिकेट को लेकर बात करनी है वो टीम की सिलेक्शन नहीं है बल्कि उनकी भारत रवानगी है। जिस तरह मुझे अर्मला को बहुत सारे हम पाकिस्तानियों को वीज़ा मिलने में बहुत दुश्वारी होती है बाहर के ममालिक में, इसी तरह हमारे खिलाड़ियों को भारत का वीज़ा नहीं मिल रहा और बहुत से खिलाड़ी अभी तक इनको वीज़ा नहीं जारी हुआ। और कल एक दिन बाकी रह गया जी, जो वार्म अप मैचेस है उससे पहले, और अभी तक प्लेयर्स को वीज़ा जारी नहीं किए गए। इस पे जरा बात कर लेते हैं। फिर स्क्वाड वीज़ा एक्सपर्ट हमारे साथ है। हाँ, वीज़ा एक्सपर्ट है सैयद मोहम्मद अवैस, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अवैस, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। वैसे तो हमें स्क्वाड को डिस्कस करना चाहिए बट स्क्वाड की तो बात हम तब करेंगे जब वीज़ा मिलेगा। तो ये वीज़ा ना मिलने वाला भी मामला बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है कि क्या बात है कि एक दिन रह गया है वार्म अप मैचेस में और अभी तक प्लेयर्स को पता ही नहीं है कि उनको वीजा मिलेगा या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को वेलकम जेरिस के ऑफिस से ना। जबरदस्त। तो आपको पता है कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान को हमेशा जो मुश्किलात इंडिया के वीज़ाज़ में होती हैं, अगर आप थोड़ा स्पोर्ट्स में अगर पीछे चले जाएं तो आपको याद हो हॉकी की टीम ने पाकिस्तान में इंडिया में खेलने जाना था और जानबूझ के उनको लेट किया गया था वीज़ा, और सेम फुटबॉल टीम के साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो ये मामला जो उनसे ये तो आपको पता है नई नहीं है, ये तो ऐसे वो करते रहते हैं। लेकिन वही आप वाली बात के देखें, स्क्वाड ने वहां पर खेलना था, फिर उसके बाद आपको पता प्रैक्टिस मैच भी पाकिस्तान का है, फिर सिक्योरिटी सिचुएशन भी वहां पर बनी हुई। आपको याद हो कि वहां से ये भी खबरें आ रही थी कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो आपका मैच होना है वो क्लोज डोर में होगा, पब्लिक अंदर अलाउ नहीं होगी। जितनी हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं हम उतनी ही प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्सेसिव सिक्योरिटी हम प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। तो बहुत से मामला चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये खाली देखें ना, अफेक्ट आपको वीजा तो चलो अपनी जगह, लेकिन साइकोलॉजिकली भी प्लेयर को अफेक्ट करता है क्योंकि आपने देखे ना एक फटीक कैरी करनी है अपने साथ। क्या आज जो खबर आ रही थी सुबह ये थी कि आज वीजा जो उनसे वो अलॉट हो जाएंगे पाकिस्तान टीम को। देखें पाकिस्तान टीम अगर आज निकलती है दुबई से इंडिया जाती है तो आपके पास सिर्फ एक दिन का आराम मिलेगा, वो टीम बॉन्डिंग भी नहीं हो सकती और आपने डायरेक्टली प्रैक्टिस मैच में घुस जाना है यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो ये चीजें जो सी मामला तो होते हुए आए हैं, लेकिन ये कि पाकिस्तान आईसीसी स्पेसिफिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वैसे आईसीसी को इस पे इंटीमेट भी कर दिया है वीजा वाले मामले पे। लेकिन ये जो मामला है मैं कहता हूँ जो आईसीसी है उसको लिटरली इस चीज को देखना चाहिए। पूरे मुल्कों में से अगर मैं बात करूं तो सिर्फ पाकिस्तान की टीम है वाहिद जिसको अभी तक वीजास अलॉट नहीं हुए। तो ये बहुत बड़ी एक या तो नहीं मैं कहता कि वही चीज है कि जानबूझ के आप हर्ट करना चाहते हो कि आखिरी टाइम तक आप थोड़ा सा पाकिस्तान को रगड़ा देना चाहते हो कि अच्छा वैसे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, पता नहीं मैं सारे भी कह सकता हूं या नहीं, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर खेलेंगे, हमारी ये स्क्वाड के अंदर जो शामिल हैं। आप इसका क्या, एक तो ये प्रेशर है, उनको इंडियन क्राउड हैंडलिंग शायद उतनी नहीं आती होगी बिकॉज दे डोंट नो, फिर इंडिया के अंदर वो खेल रहे हैं, वैसे भी हमारे प्लेयर्स तकरीबन काफ़ी सारे यंग हैं, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इंक्लूडिंग आ कैप्टन, वो भी तो कोई 104-5 मैचेस ही खेले हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, इम्पैक्ट आ सकता है इसका भी हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर? इमरान भी एक तो सिवाय नवाज के कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं जो पाकिस्तान स्क्वाड में पहले इंडिया गया। 2016 में तो नवाज गए थे लेकिन वो वर्ल्ड कप नहीं खेले थे, वो स्क्वाड के अंदर जरूर थे लेकिन उन्होंने ट्रैवल जरूर किया हुआ है। और रहा सवाल देखें ना, एक चीज यहाँ पर वीजास में फिर आ जाती है, जो आप बात करें सपोर्ट की, कि क्राउड सपोर्ट जो उनसे ऑब्वियसली वो आपको एक बूस्ट देता है।
खाली प्लेयर्स को मसला नहीं पड़ा हुआ, जो क्राउड यहाँ से या जो दुनिया के दूसरे ममालिक में जो पाकिस्तानी रहते हैं उनको भी इशू बन रहा है, उनको वीजास नहीं अलॉट किए जा रहे इंडिया की तरफ से। तो वो भी देखें ना, फिर आपको समझ में आ जाती है कि पाकिस्तान की जो टीम है उन्होंने विदाउट क्राउड सपोर्ट भी शायद खेलना पड़े। ये कहीं ना कहीं आपको ज़हन में रखना पड़ेगा कि आपके क्राउड को सपोर्ट के बगैर भी आप वहां पर मैचेस खेलेंगे पाकिस्तानी जो टीम है। फिर उसके बाद जिस तरीके से आपको पता है इंडिया का क्राउड है, मैं खुद भी ये बात करता हुआ और सारे पाकिस्तानियों की ख्वाहिशें देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की स्टार्ट के अंदर, क्रिटिसाइज मैंने भी किया, क्रिटिसाइज लोगों ने भी किया कि हसन अली को क्यों किया, उसको क्यों किया, लेकिन अब यही टीम है, इसको बैकअप करना है। ये वही बंदा है हसन अली, 5 खिलाड़ी अगर आउट करता है, लिटरली मुझे भी शट अप कॉल मिलेगी, सबको मिलेगी। आपका एक मुंह बंद हो जाता है, आप फिर कहते हो यार हसन अली देखो कितना अच्छा किया है। ये एक नेचुरल चीज है इंसान का, जो फिनोमेना है कि वो इंसान ऐसे करता है। लेकिन चीज ये है कि हमने इनको बैकअप करना है लड़कों को, और क्या ही वो बात है, आप भी चाहेंगे दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम के अंदर अगर इंडिया को पाकिस्तान हराता है तो उससे बड़ी मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए वो जीत नहीं होगी, खास करके उसके बाद जो सिचुएशन। वैसे हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अल्लाह करे। मैं इस पे आमीन के अलावा और कोई तबसरा नहीं करूँगा। आज हमारे पास वक्त थोड़ा कम रहा, लेकिन थैंक यू वेरी मच, इसके बावजूद आपने हमें ज्वाइन किया और क्रिकेट के ऊपर हमने बात की। सैयद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तानी टीम को बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। वीज़ा पे क्या अपडेट्स आती हैं आपको ज़रूर बताएंगे। टॉप ऑफ द आवर ब्रेक पे जाते हैं और वापस आते हैं। दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और सेगमेंट पे जाने से पहले हमारे पास किचन में आपको पता है शेफ हुमा में ज्वाइन करने वाले हैं। क्या बनाएंगी हम उनसे ही जानेंगे, लेकिन अभी हम बढ़ेंगे सेगमेंट पे। एग्जैक्टली सेगमेंट निकले तेरी तलाश में और मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब एज यूजुअल हमारे साथ मौजूद होते हैं। हमारे वीक का आगाज इसी से होता है, नॉवेल तन्हाई के 100 साल क्यों पढ़ना जरूरी है। आज के सेगमेंट में बात हो रही है, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में आज हम बात करेंगे 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड यानी तन्हाई के 100 साल, एक अजीम शान नावल जिसने बहुत शोहरत समेटी। लेकिन जिस तरह के कोई भी नावल जब बहुत ज़्यादा शोहरत पा लेता है तो 2 तरह के नज़रियात सामने आते हैं, एक उसके क्रिटिक्स या तनकीद निगार और दूसरे उसकी तारीफ़ करने वाले। तो तन्हाई के 100 साल की जो तारीफ़ करने वाले हैं वो ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा नावल है और इसका शुमार जो है दुनिया के बड़े नावलों में करना चाहिए, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो तनकीद निगार हैं वो ये समझते हैं कुछ कि ये ओवर रेटेड है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ इसकी की गई है और इसमें अंदर बहुत देवमालाइयत है या मैजिक है। ये चीज़ें जो हैं वो तनकीद निगार कहते हैं। तारड़ साहब से पूछेंगे, क्योंकि तारड़ साहब जो हैं वो तन्हाई के 100 साल का अमूमन जिक्र करते हैं। तारड़ साहब आप बताइए कि तन्हाई के जो 100 साल हैं ये नावल सबसे पहले तो नाज़रीन को क्यों पढ़ना चाहिए, और दूसरा तनकीद निगारों का ये जो